हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 3 जहाँ पे हम केरला सेट साइकोलॉजी का 2024 जनवरी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी 60 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज इस पार्ट में हम 30 क्वेश्चंस और करेंगे। चैनल न्यू है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे ऐसे ही और क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 से। So in the context of special education, the goal of individualized education program is IEP का गोल पूछ रहे हैं हमसे। क्या गोल है इसका? To adapt the learning environment to meet the यूनिक नीड ऑफ ईच स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटी। कि अगर कोई डिसेबल स्टूडेंट है तो उसको भी कुछ दिक्कत ना जाए, हम अपना लर्निंग एनवायरनमेंट ऐसा अडाप्ट कर लें। ठीक है, दिस इज द गोल ऑफ आईईपी। आईईपी का फुल फॉर्म भी आ सकता है, यूजीसी में तो नहीं आएगा बट एमपी का जो सेट होता है या कोई भी स्टेट का सेट होता है वहाँ पे इसके आने की प्रोबेबिलिटी है थोड़ी सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की। देखो, वाइगॉट्स्की का जैसे ही नाम आ गया हमको दो कॉन्सेप्ट पता है, मोर नॉलेजेबल अदर और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। व्हाट इज द टर्म फॉर द रेंज ऑफ टास्क दैट अ लर्नर कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ मोर, ये लो इन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया, मोर नॉलेजेबल अदर बट कैन नॉट परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। क्या बोलते हैं इसको? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन सी है, इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द बायोलॉजी एंड एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ जीन्स इन बिहेवियर। कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि जीन्स जो होती है वो इंटरैक्ट करती है हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स से हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। अगर ट्विंस भी हैं, ठीक है, ट्विंस भी होते हैं, उनको अगर सेम एनवायरनमेंट भी मिलता है या अलग एनवायरनमेंट भी मिलता है तो उनकी ग्रोथ जो होती है थोड़ी डिफरेंट ही होती है। हर एक बच्चा अलग होता है, नो मैटर व्हाट। ठीक है, एंड यही कह रहे हैं कि जीन्स जो होते हैं वो इंटरैक्ट करते हैं क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर से और हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म विच describes the tendency to attribute one's success to internal factors and one's failures to external factor। अगर आप एग्जाम में पास हो गए तो भाई आपने मेहनत की है, अगर आप फेल हो गए तो क्वेश्चन पेपर जो है वो टफ आया था। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेल्फ सर्विंग बायस। कि आपको जो सर्व कर रहा है आप अपना उस हिसाब से डिसीजन बना रहे हो, एट्रीब्यूट कर रहे हो, है ना। ठीक है, इसमें एक फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर भी आता है, उसके बारे में बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट कैरेक्टराइजेज हेल्थ एनहांसिंग बिहेवियर एज अपोज टू हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ये सारे ही काफ़ी इजी हैं। ठीक है, मतलब इसमें कह रहे हैं हेल्थ एनहांसिंग बिहेवियर क्या होगा? हेल्थ एनहांसिंग बिहेवियर जो है हमारी वेलबींग को प्रमोट करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, और हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर जो है वो रिस्क देगा हेल्थ में, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप स्मोक करोगे तो वो हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर है। ठीक है, अगर आप हेल्दी खाना खाओगे तो वो हेल्थ एनहांसिंग बिहेवियर है। नेक्स्ट इज इन हेनरी मोरेस थ्योरी। हेनरी मोरे ने किसका कॉन्सेप्ट दिया था? पर्सनोलॉजी। ठीक है, the term used to describe a person's unique pattern of need, interest and potential conflicts को क्या कहते हैं? इसको पर्सनोलॉजी ही कहते हैं। डेफिनेशन पूछ दिया सीधे। चलो ये बताओ कि ये किसने दिया था, टीएटी किसने दिया था? ठीक है, टू लेट मी नो इन द कमेंट। नेक्स्ट इज अनस्पेसिफाइड ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर रिफर्स टू केसेस वेयर। ठीक है, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स का मतलब क्या होगा? ये हो तो रहा है, कुछ ऑर्गेनिक रीजन तो है बट अनस्पेसिफाइड, हमको पता नहीं है क्या है। तो द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डिसऑर्डर इज अननोन, नोन नहीं होता है, तो दिस इज रॉन्ग। द सिम्टम डू नॉट फिट इनटू अ स्पेसिफिक कैटेगरी, इसलिए अनस्पेसिफाइड है, बट आर क्लियरली ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन। तो यही हो गया हमारा सही आंसर। ओके, नेक्स्ट है मैच करना है, इमोशन की थ्योरी है। 4 इमोशंस की थ्योरी, इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, कोई भी एग्जाम हो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इमोशन से एक क्वेश्चन ना आए इसकी थ्योरी से। और ये 4 थ्योरीज ही जो हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेम्स लांग थ्योरी, जेम्स लांच थ्योरी क्या कहता है कि पहले क्या हो रहा है हमारी बॉडी में? फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, हम उसको एसेस करते हैं और कहते हैं कि मतलब हम भाग रहे हैं या हमें हमारी बॉडी जो है वो शिवर कर रही है, उससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि उनको हमको डर लग रहा है। ठीक है, तो यही हो जाएगा फिजियोलॉजिकल अराउजल प्रीसीड्स, पहले हो जाता है इमोशन एक्सपीरियंस करने के पहले। तो ए का टू किस में? इसमें ही है।
ठीक है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी करने की जरूरत नहीं है, बट हम देख लेते हैं बाकी भी क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, है ना। ठीक है, सेकेंड है कैनन बार्ट थ्योरी। कैनन बार्ट थ्योरी में क्या हो रहा है, इमोशन और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो है वो एक ही टाइम पे होते हैं। ठीक है, शैचर एंड सिंगर की जो थ्योरी है उसमें क्या होगा, फिजियोलॉजिकल अराउजल और कॉग्निटिव अप्रेजल दोनों होता है। और जो है कॉग्निटिव मेडिएशनल थ्योरी लजारिस की थी, ये किसकी थी, लजारिस की। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कॉग्निटिव प्रोसेसेस मीडिएट बिटवीन एक्सटर्नल स्टिमुलस एंड इमोशनल एक्सपीरियंसेस। ओके, next question is, among the listed personality assessment method, which one relies on respondents ranking a set of statement or item in relation to other? इसको क्या कहते हैं, क्यू सॉर्ट तो कहते हैं इसको। ठीक है, सोशियोमेट्री की बात हमने शायद पार्ट 1 में की थी कि क्या होता है, सिमेंटिक डिफरेंशियल जो होता है, ऑस्गुड ने दिया था इसको, ये पूछ लेता है कभी किसने दिया है, ऑस्गुड ने दिया था। ठीक है, next is the situational factor which can influence pro-social behavior by creating diffusion of responsibility among bystander। हमने किया था लास्ट पार्ट में bystander effect से क्वेश्चन। तो क्या होता, मतलब क्या चीज़ है जो bystander effect क्रिएट करती है, प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है तो हमको लग रहा है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो, है ना, उसकी वजह से हम उसकी हेल्प नहीं करते हैं। तो इसको ही क्या कह रहे हैं, मतलब यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बाईस्टैंडर इफेक्ट जो है क्या चीज़ कॉज करती है, तो ये करती है। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अगर होता तो वो भी सही आंसर हो सकता था, पर यहाँ पे ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है, द टर्म MSE इन मेंटल हेल्थ रिफर्स टू मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। बहुत ईजी है, करते ही हैं काउंसलिंग में, थेरेपी में, MSE लेते हैं हम पहले। ठीक है, इसका फॉर्मेट जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए सबको MSE का। नेक्स्ट, थिंकिंग इन्वॉल्व्स ऑफन इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन ऑफ इमेजेस। हाँ भाई, होती है। इमेजेस आर मेंटल पिक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड विच आर मैनिपुलेटेड ड्यूरिंग थॉट। दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। The theory of perception, which suggests that our brains construct perception by combining information from multiple sensory modality। अलग अलग जगह से हम लेकर, ठीक है, इंफॉर्मेशन लेकर परसीव करते हैं। ये कौन सी थ्योरी कहती है, कंप्यूटेशनल थ्योरी कहती है। ठीक है, फीचर थ्योरी में तो हम कुछ फीचर्स से के बेसिस पे परसीव करते हैं चीज़ें, या प्रोटोटाइप के थ्योरी में हम क्या करते हैं, एक प्रोटोटाइप हमारे दिमाग में जो बना होता है उसके बेसिस पे करता है। डायरेक्ट परसेप्शन को हम इकोलॉजिकल परसेप्शन कहते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट क्या हो जाता है, इसमें बॉटम अप प्रोसेसिंग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बचपन में ही हो जाएगी। ठीक है, इज कैरेक्टराइज बाय परसिस्टेंट डेफिशिएंस in social communication and social interaction across multiple contexts, along with restricted repetitive pattern of behavior, interest और activity। easy है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात कर रहा है। आईडी में क्या हो जाता है, आईक्यू कम हो गया, तो लेकिन ज़रूरी नहीं है ये सारी चीज़ें हूँ। ठीक है, इसमें 4 तरीके की आईक्यू कम होती है ना, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। तो वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है प्रोफाउंड में ये चीज़ देखने मिल जाए पर माइल्ड में ना मिले, तो ये तो होगा नहीं। लर्निंग डिसऑर्डर जैसे डिस्कैल्कुलिया हो गया या डिसलेक्सिया हो गया, ये सारे इनके भी फीचर्स अलग है। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर का भी फीचर अलग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज which component of memory test assess an individual's ability to recall past experiences and personal event। किससे कर सकते हैं हम, सिमेंटिक से ना, नहीं, सिमेंटिक में हमको फैक्ट्स बस पता होता है, प्रोसीजरल से नहीं। प्रोसीजरल में हमको प्रोसेस पता होता है, सेंसरी मेमोरी नहीं, तो बहुत बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए होती है। क्या सही आंसर है इसका, एपिसोडिक मेमोरी, कि हमको एपिसोड्स के जैसे अपनी इवेंट याद होती है। आपसे पूछेंगे अभी कि आपका लास्ट बर्थडे कैसा था, लास्ट बर्थडे आपका कैसा था, आपको पता होगा ना, दैट इज एपिसोडिक मेमोरी। ओके, कि आपको एपिसोड्स के जैसे जैसे सीरियल्स में एपिसोड्स आते हैं, आपको कोई भी इवेंट अच्छे से आप याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 76। ये लीजिए, खोलते हैं, हमको गोलमैन दिख गया। गोलमैन ने किसकी बात की, इमोशनल इंटेलिजेंस की। यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, डी का 1 किस में, एक में ही है। ये लो, हमें यहीं पे आंसर मिल गया।
ठीक है, पर बाकी भी देख लेते हैं एज यूजुअल। तो स्टर्नबर्ग ने क्या दिया था? स्टर्नबर्ग ने दिया था स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, एसओआई जिसको कहते हैं, ठीक है। और गार्डनर ने क्या दिया था? गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। एंड स्पीयरमैन ने क्या दिया था? टू फैक्टर थ्योरी, जनरल इंटेलिजेंस होती है, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस में जितने टाइप की भी इंटेलिजेंस गार्डनर ने दी है, कितने 8 टाइप की दी है, वो सारी हमको याद होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में आते हैं। अकॉर्डिंग टू the need to belong theory, what is the psychological drive that motivates an individual to form and maintain relationship with others? अगर हमें थ्योरी नहीं भी पता है तो हमको पता है नीड्स जो होती है हमारी 3 होती हैं, राइट? कौन कौन सी? अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन, ठीक है, एंड एफिलिएशन। तो जो नीड होती है टू फॉर्म एंड मेंटेन रिलेशनशिप विद अदर, दैट इज कॉल्ड एज एफिलिएशन मोटिव, ओके। Next is the neurotransmitter, which is often more linked to the feeling of pleasure and reward, plays a role in motivation and addiction. कौन सा है ये? डोपामीन है ना, डोपामीन है, गाबा इनहिबिटरी है, ओके। फिर इमोशन हेल्प अस सर्वाइव एंड एडजस्ट टू चेंजिंग कंडीशंस, सही बात है ये। इमोशंस आर लिंक्ड टू मेनी बेसिक अडेप्टिव बिहेवियर सच एज अटैकिंग, फ्लीइंग, भाग जाना, सीकिंग कंफर्ट, हेल्पिंग अदर्स, ये भी ठीक है, दोनों सही है, सही इसका एक्सप्लेनेशन भी है। हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल, सबसे पहले लोकस ऑफ कंट्रोल किसने दिया है? पता होना चाहिए, रॉटर ने दिया है, ठीक है, 1954 में दिया है गेस। तो जो लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वो बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस करता है? इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल इज एसोसिएटेड विद बिलीफ इन पर्सनल कंट्रोल ओवर हेल्थ आउटकम्स, while external locus of control relies on external, सही है, पहला ही ऑप्शन सही है कि जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वो हमारे हमारे खुद के ऊपर जो बिलीव है हमें कि हमारे साथ जो भी होने वाला है, जो भी हमारे हेल्थ आउटकम्स होंगे, वो कितने हमारे कंट्रोल में है। और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल किस पे फोकस करता है? एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। नेक्स्ट, द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल, JCM, इन ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉय क्या होता है? सॉरी, इन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी क्या होता है? इसका सेंट्रल कॉन्सेप्ट क्या है? क्या जॉब सेटिस्फेक्शन एक्सटर्नल रिवॉर्ड से होता है? नहीं। एम्प्लॉय मोटिवेशन किससे होता है? इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरैक्शन ऑफ कोर जॉब डायमेंशन, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग जॉब डायमेंशन होते हैं, जैसे सैलरी, ठीक है, कितनी छुट्टियां मिल रही हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट, कंडीशन, ये सारी, उन सब का इंटरैक्शन होता है, ओके। नेक्स्ट, how does Beck cognitive therapy, Beck cognitive therapy address cognitive distortion, कैसे करता है? ये नेगेटिव थिंकिंग को चैलेंज करता है, नेगेटिव थॉट्स को हमारे चैलेंज करता है उसको और रीस्ट्रक्चर करता है, ठीक है। आई ऑलवेज फेल की जगह क्या करेगा? उसको पॉजिटिव में चेंज करेगा, उसको चैलेंज करेगा, उसको ऐसी चीज़ें बताएगा जब वो इंसान पास हुआ है, जब वो इंसान सक्सेसफुल हुआ है, इवन इफ दोज आर द वेरी स्मॉल थिंग्स, ठीक है। तो उसको हम चैलेंज करेंगे और रीस्ट्रक्चर करेंगे, किसको? नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को। अच्छा, कॉग्निटिव थेरेपी से हमें पता चल गया किसने दी थी? एरन बैक ने, ओके। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, फिर से बहुत ईजी। एपिसोडिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी बताया था पहले क्या है? फर्स्ट डे इन स्कूल, आपका पहला बर्थडे, लास्ट बर्थडे, अभी इसके पहले जो निकला है, ठीक है, लास्ट बर्थडे उसको कह रहे हैं। एपिसोडिक मेमोरी, फर्स्ट डे इन स्कूल, यही हो जाएगा। सीमेंटिक, जहाँ आपको फैक्ट्स याद हैं या डेफिनेशन याद है, तो डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी किसमें आ जाएगी? सीमेंटिक में। 3-1 किस में दिख रहा है? 3-1 है, यही है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद भी हम बाकी देख लेते हैं प्रोसीजरल में, वही आपकी साइकिल चलाना जब आपने सीखा, ठीक है। और आइकॉनिक मेमोरी, जो हल्की सी लाइट्स आई और चली गई, ठीक है, तो उसको आइकॉनिक, ये सेंसरी मेमोरी का पार्ट है। सेंसरी मेमोरी दो होते हैं ना सेंसरी मेमोरी में, एक आइकॉनिक और एक इकोइक, ओके। नेक्स्ट, व्हाट फिनोमिना अकर्स व्हेन इंडिविजुअल एक्सर्ट लेस एफर्ट, ये पहले हमने बताया था आपको, जब आप कम एफर्ट डाल रहे हो ग्रुप सेटिंग में, क्योंकि इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस आर लेस नोटिसेबल। ग्रुप प्रोजेक्ट जब हो रहा है, 10 जन है उसमें और आप उसमें हेल्प नहीं कर रहे हो, या आपका कोई एक फ्रेंड है जो हेल्प नहीं कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं करूँ ना करूँ क्या ही फर्क पड़ना है, काम तो हो जाएगा, दैट इज सोशल लोफिंग।
नेक्स्ट इज द ARAS इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रेस एंड अराउजल। ये याद रखना, स्ट्रेस एंड अराउजल में इसकी बात होती है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की बात होती है। तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यही है, बस एक ही में है। असेंडिंग, ए इज असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, बॉटम अप प्रोसेसिंग रिफर्स। अच्छा, प्रोसेसिंग जो होती है देखो दो टाइप की होती है, फटाफट देख लेते हैं। प्रोसेसिंग दो टाइप की होती है, एक होती है बॉटम अप, एक होती है टॉप डाउन। ठीक है, बॉटम अप में क्या होता है, ये स्टिमुलस बेस्ड होती है, बस आप स्टिमुलस देखते हो, प्रोसेस करते हो। ये आपके जो पास्ट इवेंट्स हैं, आपकी लाइफ हिस्ट्री है, आप उसको इंटरप्रेट उसके बेसिस पे करते हो। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, बॉटम अप प्रोसेसिंग रिफर्स टू द कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन द पैटर्न रिकॉग्निशन। कॉन्टेक्स्ट के बारे में तो बात करते ही हैं, कॉन्टेक्स्ट के बारे में कौन बात करता है, टॉप डाउन। बॉटम अप प्रोसेसिंग परसेप्शन बिगिंस विद स्टिमुलस इटसेल्फ, ये बात सही है, तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। Then, according to equity theory and organizational psychology, what is likely outcome? What is a likely outcome if an employee perceives an inequity in the distribution of reward? अगर उसको लगा कि डिस्ट्रीब्यूशन जो रिवॉर्ड्स का है वो गड़बड़ है, उसमें इक्विटी है, तब वो क्या करेगा, एम्प्लॉय में सीक टू रिस्टोर इक्विटी थ्रू वेरियस मीन्स। ये इक्विटी थ्योरी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज इन स्कूल इन्वॉल्व। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए, क्लियर और कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ और कलीग्स के साथ। ठीक है, लास्ट दो क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। द टर्म विच रिफर्स टू द फिनोमिना वेयर इंडिविजुअल एक्ट्स इन वेज दैट कॉज द एक्सपेक्टेशंस टू कम ट्रू, इसको कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेंसी। डेफिनेशन है डायरेक्ट इसकी। ठीक है, इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ली गई है। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, पीपल्स परसेप्शन आर नॉट रिलेटेड टू द स्पोकन लैंग्वेज, ऐसा है क्या, नहीं। अकॉर्डिंग टू वोल्फ सेपेर, लैंग्वेज जो है इट डिटरमाइंस आवर थॉट, है ना। तो ये तो गड़बड़ ही है कि आर नॉट रिलेटेड टू द स्पोकन लैंग्वेज हमारा परसेप्शन, ऐसा नहीं है स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज जो है इट अफेक्ट्स द स्पीकर्स वर्ल्ड व्यू, ये बात सही है। क्या हो गया, ए जो है वो फॉल्स हो गया और आर जो है वो ट्रू हो गया। इसके साथ हमने फिर से 30 क्वेश्चंस कर लिए। इनसे रिलेटेड अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे या टॉपिक्स आएंगे हमसे बन जाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो 30 क्वेश्चंस है हम पार्ट 4 में करेंगे। इसके साथ हमारा क्या हो जाएगा, हमारा केरला सेट का जो साइकोलॉजी का पेपर हुआ है वो कंप्लीट हो जाएगा, हमारे 120 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। चैनल न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। पार्ट 4 जो है बहुत जल्दी आ जाएगा, उसके बाद हम महाराष्ट्र का या तो फिर राजस्थान का सेट का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप टॉपिक्स जो है वो रिवाइज करते रहिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस कीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी इन क्वेश्चंस पे और आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है।